नमस्कार साथियों। अक्सर मेरे वीडियो के माध्यम से आप ये पता करते रहते हैं कि एनजीओ के लिए क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आपको कैसे एनजीओ चलाना है और आपको एनजीओ बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और बना लिया है तो क्या क्या कंप्लाइंसेस जरूरी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपने एनजीओ बना ही लिया है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी जरूरी हैं, कौन सी ऐसी तरह की कंप्लाइंसेज हैं स्पेशली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपकी नई ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे जरूरी, जैसे ही आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करा तो तुरंत सबसे पहले जरूरी है उसका पैन नंबर बनाना। आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ ही चुका है, चाहे वो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो उसके डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके रखें अच्छे से, क्योंकि बहुत बार आपको जरूरत पड़ेगी। तुरंत आपका पैन नंबर बनाइए और किसी बैंक में जाकर उसका बैंक अकाउंट खोलिए, क्योंकि ये एक नई संस्था है, आपके पास एटीजी 12A नहीं होंगे तो आपको करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो ये बात हमें जाननी बहुत जरूरी है कि कई बार ये पूछते हैं बैंक वाले लोग, बोलते हैं नहीं नहीं हम अकाउंट नहीं खोलेंगे एनजीओ का, ये सब चीजें, और कौन सा अकाउंट खोलना है। इवन आपकी ऑर्गेनाइजेशन 4-5 साल पुरानी है फिर भी कोई बैंक आपसे जिद कर सकते हैं कि नहीं नहीं हम आपका सेविंग अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम आपको करेंट अकाउंट ही खोलने देंगे, या फिर हम नहीं खोलेंगे आपके यहाँ। ऐसे तो ये कुछ बैंक वाले लोग हैं जिनको जानकारी कम है, तो उनको एजुकेट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उनको कम जानकारी होती है, इसलिए वो हमें नई जानकारी की वजह से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जैसे ही संस्था आपने रजिस्टर करने के बाद पैन नंबर आने के तुरंत बाद आप बैंक अकाउंट खोलें जो करेंट अकाउंट होगा, ये बात हमें जाननी जरूरी है। अब आपकी संस्था फॉर्मली रेडी हो चुकी है, अब हमें समस्या आती है अब हम क्या करें। जैसे कि आपको ये देखना है जिस भी पर्पस के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन खोली है, चाहे अपने एनवायरनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, या आप स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई एग्रीकल्चर पे काम करना चाहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट पर काम करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने स्तर पर काम शुरू कर दें। देखिए, फर्स्ट लेवल पर ही आप जो है ना, पैसे कहाँ से आएंगे, फंडिंग कहाँ से आएगी, ये सब सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि फंडिंग के बारे में आप इनिशियल लेवल पर अगर आप सोचेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी चलेगी नहीं। आप ऐसे बहुत सारे काम हैं, मैं आपको कम से कम 20 to 30 काम ऐसे बता सकता हूं जिन कामों के लिए आपको 1 रुपए की फंडिंग की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। जैसे कि एक बात तो यही है, मैं आपके सामने बैठकर आपको ये वीडियो बनाकर अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं, इसमें मेरा 1 रुपए का भी खर्चा नहीं लगा। मेरा सामने मोबाइल रखा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सिंपल, आप क्या कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप सेशन लेना शुरू करें। अगर मान लो आप बहुत अच्छे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आप स्कूल में जाकर बच्चों को किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए क्या तो आप करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, करियर गाइडेंस कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है कोई मूवमेंट ड्राइव, गांव में एक स्वच्छता अभियान शुरू कर दें, अपनी कॉलोनी में स्वच्छता अभियान शुरू कर दें। आपको ऐसा लगता है कि आप बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन करा दें, बहुत ही कम पैसे में, शीट चाहिए, कलर चाहिए, क्रेयॉन्स, आप बच्चों को जाके आप इस तरह से कर दिए। 15 अगस्त 26 जनवरी पे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको कुछ प्राइजेस दिला सकते हैं। इस तरह से आप अपने लेवल पर पहले काम शुरू करिए। जब आप अपने लेवल पर काम शुरू कर देंगे तो लोग आपको देखेंगे, आपके साथ लोग जुड़ना शुरू करेंगे। तो लोग ऑटोमेटिकली, अगर आप लोगों के पीछे भागोगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो आपको बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि आप जिन लोगों के पीछे जाओगे वो लोगों में को आपके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उनसे डोनेशन मांगेंगे, वो आपसे पीछे भागेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, अरे मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है। प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट इट। तो सबसे पहले आप अपने काम शुरू करिए, और काम करते करते ऐसे बहुत सारे काम है, और मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें कम से कम 20 ऐसे काम बताए हैं जिनको आप बिना CSR या किसी तरह के डोनेशंस के लिए काम कर सकते हैं। अब आपका बैंक अकाउंट खुल चुका है, नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गई है, तो आपको प्रोविजनल ATG और 12A के लिए अप्लाई कर दीजिए। प्रोविजनल ATG 12A 3 साल तक आपके एक तरह से वैलिड होते हैं अगर आपको कोई डोनेशन नहीं मिला है तो। लेकिन आपको कोई डोनेशन मिल गया और उस डोनेशन का आपने रसीद फाड़ दिया, आप उनको रसीद देते हैं, जिसका जो डोनर है टैक्स बेनिफिट लेना चाहता है, तो आपको डेफिनेटली जैसे ही आपको डोनेशन मिला उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है परमानेंट ATG 12A के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आपने नहीं करा तो जो ATG 12A आपने अपने डोनर को दिए वो
कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाएगी, आपको समस्या हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ATG 12 में लेना है, उसके बाद में आपको तुरंत परमानेंट के लिए अप्लाई कर देना है। अब आपका परमानेंट के लिए अपने सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आपका काम चालू हो गया, तो आपका 1 साल जैसे ही कंप्लीट होता है तो तुरंत 1 साल कंप्लीट होते ही आपको जितने भी डोनेशंस मिले, चाहे 2 रुपए का ही डोनेशन मिला है, 2000 का मिला है, 1000 का मिला है, 1 लाख का मिला है, 10 लाख का डोनेशन मिला है, एक सिंपल सा एक फॉर्म होता है, इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड होता है, उसको बोलते हैं 10BD फॉर्म होता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले लिए या आप खुद भरकर अपने CA को दे दीजिए, और इस तरह से 10BD आप फाइल करेंगे तो जितने भी डोनर जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं उन सभी डोनर्स को एक रसीद निकलेगी इनकम टैक्स की वेबसाइट से, उसको बोलते हैं 10BE। उस रसीद को आप जो है उन डोनर्स को दीजिए, जिससे कि वो टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं इसका। तो इस तरह से ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि जो आप रसीद दे रहे हैं ना, वो रसीद वैलिड नहीं है, जो इनकम टैक्स की वेबसाइट से जो रसीद आएगी वो वैलिड रसीद मानी जाएगी। तो इस तरह से आपको 1 साल आपका कंप्लीट हुआ, आपने 10BD फाइल कर दिया, इनकम टैक्स की जो 10BE रसीद है वो आपने दे दी। अब आपको तुरंत क्या करना चाहिए, CA से बात करनी चाहिए, भाई क्या लास्ट डेट है हमारी ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की। हो सकता जनरली 31 जुलाई के आसपास होती है, बट चेंज होती रहती है आगे पीछे। तो आपको 1 साल जब भी हुआ है, या फिर जितने भी साल खत्म, 31 मार्च खत्म हुआ है आपका, तो आप तुरंत फर्स्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट रेडी करें। जो भी आपका खर्चा हुआ, कम ज्यादा जितना भी हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट रेडी करें, और ऑडिट कंप्लीट होने के बाद आप तुरंत जो है ITR सबमिट करें, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलें कि भाई इसका रिटर्न फाइल कर दीजिए। और जैसे ही आपकी 1 साल की रिपोर्ट कंप्लीट हुई, उसके तुरंत बाद आप एक एनुअल रिपोर्ट बनाइए। तो देखिए, मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट बनाई। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब जहां पर हम पैसे का लेखा जोखा रखते हैं, बैलेंस शीट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाते हैं, फिक्स एसेट की डिटेल बताते हैं, हमारा ये जो खर्चा है उससे रिलेटेड जानकारी हम ऑडिट रिपोर्ट में देते हैं। लेकिन एनुअल रिपोर्ट वो है जहां हमने क्या क्या काम किए, पूरे साल भर में आपने कितने बच्चों को आपने पढ़ाई में मदद की, कितने लोगों को आपने स्किल ट्रेनिंग दिया, कितनों को करियर गाइडेंस दिया, कौन कौन सी एक्टिविटी, उनके फोटोग्राफ्स के साथ, उनके डिस्क्रिप्शन के साथ आपको एक एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, जो 10, 15, 20 पेज की जितने भी आपके पास कंटेंट है उसका विद फोटोग्राफ। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। विद फोटोग्राफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपका विजन मिशन स्टेटमेंट, आप क्या करना चाहते हैं और क्या क्या आपने 1 साल में किया है, ये डिस्क्रिप्शन के साथ आपको एनुअल रिपोर्ट बनानी है। इज दिस क्लियर? तो हमें सबसे जरूरी है 1 साल का, मैं आपको जर्नी बता रहा हूं। ऑडिट रिपोर्ट हो गई, ITR हो गई, अब आपका एनुअल रिपोर्ट रेडी हो गया, आपका साल कंप्लीट हो गया। अब आप अगले साल का काम करेंगे, यही प्रक्रिया आपकी अगले साल चलेगी, उसके बाद यही प्रक्रिया आपकी तीसरे साल में चलेगी। जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट होते हैं, आपको तुरंत CSR 1 के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। CSR 1, क्योंकि 3 साल बाद ही आप CSR फंडिंग ले सकते हैं। और अब जो नए रूल हैं, उस नए रूल के आधार पर आपको 3 साल बाद CSR 1 आपको मिलेगा। और वो CSR 1 जैसे ही आता है तो आप CSR कंपनियों के यहाँ पर फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी CSR की जर्नी शुरू होगी 3 साल बाद। लेकिन उससे पहले बात हो गया, क्योंकि जो 2 या 3 साल की जर्नी है, उस 2 या 3 साल की जर्नी में आप कैसे काम करेंगे। सारा ही पैसा तो अपनी जेब से नहीं लगाएंगे, सारी ही एक्टिविटी तो ऐसी नहीं होंगी जो आप अपनी जेब से लगाकर करेंगे या फिर बगैर पैसे की करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करना है, लोगों को मेंबर बनाना है, लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज करानी है। जैसे आपने मान लो कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट करा दिया, आपने गरबा का कोई प्रोग्राम करा दिया जिसमें लोग आए, लोग कम्युनिटी वेलफेयर का कोई एक्टिविटी कराया, लोगों ने आपको कंट्रीब्यूट करा। इस तरह से लोग आपके साथ जुड़ेंगे क्राउड फंडिंग के माध्यम से या इंडिविजुअल डोनेशंस के माध्यम से, या कोई HNI या कोई फाउंडेशन आपको पैसे दे सकता है, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसको आप पेरेंट NGO बोलते हैं, मदर NGO बोलते हैं, उन NGO को कुछ काम करवाना है। जैसे हम लोग भी कई सारे NGOs के साथ काम करते हैं। अगर हमारी कोई एक्टिविटी आपके क्षेत्र में होने वाली है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, भाई क्या आप हमारे लिए मेडिकल कैंप लगा सकते हो, क्या आप हमारे लिए करियर वर्कशॉप कर सकते हो। ऐसे दूसरे लोग भी करेंगे, तो उनकी एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो उस एक्टिविटी को करने के लिए हम आपको पैसे देंगे। ऐसी दूसरी संस्था भी आपको पैसे देती है। तो इस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल बिल्डिंग करते रहें। एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर बोलते हैं, कितना डोनेशन आपने आया, कितना आपने खर्चा किया, ये आप बढ़ाते रहें धीरे धीरे। तो 3 साल तक पहुंचते पहुंचते आपको, अगर आपका
एक 15 लाख रुपए का वेलफेयर एक्टिविटीज आपने खर्च कर दिया है, 10 से 15 लाख रुपए का, तो आप 3 साल बाद, जैसे मैंने बताया कि आप CSR1 अप्लाई कर दिया, उसी के बाद आप तुरंत FCRA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फॉरेन डोनेशंस मिलने की संभावना है, आपको लगता है कि आपके नेटवर्क के कुछ लोग विदेश में रहते हैं, उनसे आप पैसे नहीं ले पाते हैं, तो आपको FCRA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 3 साल बाद ही आप कर सकते हैं, और 10 से 15 लाख रुपए का आपका वेलफेयर एक्सपेंसेस होना चाहिए। अगर उतना आपका नहीं है तो आप FCRA नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो शुरुआत की जर्नी है उसमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपका CSR का एक्टिविटी शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे अगर आप और आगे बढ़ेंगे, आपकी कंप्लाइंस है, अगर आपके 10 से ज़्यादा लोग हो गए तो आपके ऊपर PFESIC का रूल अप्लाई हो जाता है, तो आप इमीडिएटली आप PFESIC के जो कंप्लाइंसेज हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। उसके अलावा धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जब आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेंगी। और ये सारी जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी कंसल्टेंट के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। आप खुद सीखकर अपने आप इस काम को करें, अपने आप आगे बढ़ें। अननेसेसरी किसी ऐसे अनएथिकल कंसल्टेंट के चक्कर में पड़कर आप पैसे बर्बाद कर देंगे। और ये बात मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, आप किसी को भी, कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि हाँ हम आपको फंडिंग दिलवा देंगे, आप हमें इतने 10%, 12%, 15% आप हमें पैसे दे दीजिए, या 50% दे दीजिए, या फिर हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, हमको आप 5 लाख रुपए रख लो, 5 लाख रुपए वापस दे दो, कैश में दे दो, ये सब काम नहीं करने। प्लीज अंडरस्टैंड, डू नॉट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी शुरुआत की जर्नी ही एक करप्शन में फंस जाओगे आप, और आगे चलकर आप एक लंबी दूरी तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको जिंदगी में जो सफलता चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। अगर इन सब चीजों के चक्कर में आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है काम करना, तो आपको डेफिनेटली NGO सेक्टर का काम नहीं करना चाहिए। आपको बिजनेस करना चाहिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। और जब कभी आपका मन करे किसी की हेल्प करने का, सोशल वेलफेयर करने का, तो जो पैसे कमाए हैं उसमें से कुछ पैसा इन काम में आप लगा दीजिए, तो आपको ये भी सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। इसी तरह की कोई बेईमानी करने के लिए सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद।